नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। महाराष्ट्र में करीब एक साल पहले हुई सियासी उठापटक पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन यह जीत उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की वजह से हुई है। कोर्ट ने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना इस्तीफा दे डाला था, इसलिए उनको कोई राहत नहीं दी जा सकती। इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान का एक बयान लगातार सुनाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने में जल्दबाजी दिखाई। इसी तरह का बयान शरद राव पवार ने दिया था। तो आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर पर इसी पर होगी जोरदार टक्कर। हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जुड़ेंगे पृथ्वीराज चौहान, गौरव भाटिया जुड़ेंगे बीजेपी से और जुड़ेंगी उद्धव गुट शिवसेना से। तो आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर का थर्सडे एडिशन महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र की सरकार पर, लेकिन फटकार भी है और सरकार भी है। एकनाथ संभाजी शिंदे उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए न्योता देने के फैसले को सही ठहरा। साथ ही कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था। उद्धव ने खुद इस्तीफा दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट वाले फैसले को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के उस फैसले को भी गलत बताया जिसमें उन्होंने शिंदे गुट के भरत गोगावले को चीफ विप माना था। बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर पर छोड़ दिया है। कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं। आज उद्धव ठाकरे जी उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था? जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। इस बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मोदी सरकार के खिलाफ अपने एकता प्लान के तहत मुंबई पहुंचे और मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि लोकसभा और फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक शिंदे सरकार को कोई खतरा नहीं है। सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे की अपरिपक्वता ने उनकी और महाविकास आघाड़ी की किरकिरी करवा दी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। फटकार भी, सरकार भी। तो फटकार भी और सरकार भी, लेकिन अब महाराष्ट्र पर सुप्रीम फैसले का 360 डिग्री वाला विश्लेषण, वो विश्लेषण शायद जो आपने अभी किसी चैनल पे नहीं देखा। पहला तथ्य, शिंदे को सरकार बनाने का मौका देना राज्यपाल का सही फैसला था। दूसरा तथ्य, उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया। तीसरा बड़ा तथ्य जो कि फैक्ट है, उद्धव ने खुद इस्तीफा दिया था, इसलिए उन्हें राहत की कोई गुंजाइश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चौथा तथ्य, राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट करवाने का फैसला गलत था, यहां राज्यपाल को फटकार लगाई गई है। पांचवा बड़ा तथ्य, बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला स्पीकर के पाले में आया है। छठा तथ्य, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्टियों को सिंबल देना इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। सिक्स्थ फैक्ट, अब फैसले का असर अक्टूबर 2024 यानी कार्यकाल समाप्त होने तक
शिवसेना के शिंदे की सरकार पर अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन मूल सवाल, बड़ा सवाल यह है, क्या उद्धव ठाकरे ने हड़बड़ी में बड़ी सियासी गड़बड़ी कर दी? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस सवाल उठा रही है, जिस तरह से शरद राव पवार ने पूर्व में सवाल उठाए थे, यह सवाल बनता है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? पृथ्वीराज चौहान है मेरे साथ, फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र के, जिनका बड़ा बयान आज की बड़ी हेडलाइन है, न्यूज मेकर ऑफ द डे है पृथ्वीराज चौहान साहब मेरे साथ मौजूद है। गौरव भाटिया मौजूद है मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ मौजूद है। शिवसेना की उद्धव गुट की नेत्री है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा की। आप तीनों का अभिनंदन है। मैं इस मूल सवाल के साथ आता हूं चौहान साहब, क्योंकि आज आपने एक बड़ी स्टेटमेंट दी और आपने बोला कि उद्धव जी ने जल्दबाजी दिखाई फैसला लेने में, इस्तीफा देने में। क्या आपको लगता नहीं है कि ऑप्शन उनके पास सिर्फ एक था? अगर वो फ्लोर पे जाते तो हारते, तो फजीयत ज्यादा होती, लेकिन इस्तीफा देके उन्होंने कम से कम अपनी गरिमा और अपने बचे कुचे दल की गरिमा को बचाने का प्रयास किया। देखिए, मैंने ये जो वक्तव्य दिया था, उद्धव जी ने सोशल मीडिया पे अपना इस्तीफा दिया जी। किसी भी उनके जो महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है, उनके किसी भी नेता के साथ उनकी बातचीत नहीं हुई थी। और हम सब ने उद्धव जी का वक्तव्य सुना, मेरे ख्याल है 20 जुलाई का शायद वो था, और हम सब आश्चर्यचकित हो गए कि एकदम अचानक उद्धव जी ने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दिया। और मेरे पास एक मीडिया के प्रतिनिधि थे, उन्होंने एक आधे घंटे के अंदर ही मेरी प्रतिक्रिया पूछी थी। तब मैंने उस समय कहा था 20 जुलाई को कि उद्धव जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उनको सभागृह में जाना चाहिए था, सदन में जाना चाहिए था और वहां पे एक अविश्वास या जो भी विश्वासदर्शक प्रस्ताव है उसका सामना करना चाहिए था, चाहे जो भी कुछ नतीजा हो। महाराष्ट्र की पूरी जनता टीवी के माध्यम से किसने किसने गद्दारी की है वो सब देखती। लेकिन उनका इस्तीफा होने के बाद फिर अगली प्रक्रिया नया मुख्यमंत्री चुनना स्वाभाविक थी। तो मैंने उसी समय तुरंत एक प्रतिक्रिया दी थी जो आजकल अभी वायरल हो रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद यही कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे जी अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं देते तो शायद उनको मुख्यमंत्री पद हम बहाल कर सकते थे, क्योंकि जो भी घटनाक्रम हुआ है वो गैर कानूनी हुआ है। इस परिस्थिति स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर साहब ने गलत फैसला लिया, गवर्नर साहब ने गलत फैसला लिया। जी सर। लेकिन फैसला लेने के बाद अगर इस्तीफा दिया तो नया मुख्यमंत्री चुनना स्वाभाविक था। तो जो घटना हो चुकी है, लेकिन देखिए, लेकिन इसका काउंटर पॉइंट ये कि उद्धव जी अगर फ्लोर पे जाते, जी, इसका एक काउंटर पॉइंट है कि उद्धव जी अगर फ्लोर पे जाते तो फ्लोर पे भी उनको सामना करना पड़ता और वो एक बड़ा वो फिर एक दूसरी पॉलिटिकल लड़ाई होती या फिर दूसरा विषय होता। लेकिन आपने जो बात रखी, मैं सीधा प्रियंका जी का रुख करता हूं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं सीधा आपको बताता हूं, प्रियंका चतुर्वेदी, जो आज फैसला आया है उसमें फटकार भी मिली है लेकिन शिंदे को सरकार भी मिली है, इसमें कोई दोराय नहीं है। जहां उन्होंने गवर्नर के रोल पे सवाल खड़ा करा है, स्पीकर पर सवाल खड़ा करा है, लेकिन साथ में यह भी कह दिया है कि सरकार तो अब शिंदे ही चलाएंगे अक्टूबर 2024 तक। क्या आपको लगता है इट इज अ सेटबैक? नहीं, सबसे पहले आपने कौन से जजमेंट के कौन से हिस्से में लिखा है कि वो सरकार चलाएंगे 2024 तक? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा उस जजमेंट में। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, आपने कहा कि फटकार लगाई है। सिर्फ फटकार नहीं लगाई है, उनका मुखौटा देश के सामने से चीर फाड़ कर हटाया है। और क्या क्या कहा है? आप तो ये बात करें अरे उन्होंने फ्लो टेस्ट नहीं किया, पर फ्लो टेस्ट से पहले जो भी कार्रवाई हुई उनने उसको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। और मैं आपको क्रोनोलॉजी बता दूं, पहले डेप्यूटी स्पीकर का रोल था कि 16 जो एमएलएस का डिस्क्वालिफिकेशन हमने दिया था वो उन्होंने कारण मांगे थे जी। और फ्लो टेस्ट स्टॉप करने के लिए भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उस समय वेकेशन बेंच ने ये निर्णय लिया था कि फ्लो टेस्ट रहेगा, हम रेट्रोस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे सही था या गलत था। तो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने सोचा कि मैं इस असंवैधानिक तौर तरीकों के साथ नहीं जाना चाहता हूं, मैं नैतिकता के आधार पर रेजिग्नेशन दे देता हूं। ये सरकार बचाने के लिए, सरकार बहाल करने की लड़ाई नहीं है भाई साहब। आप 10th शेड्यूल को मिटाने का काम कर रहे थे, आज 10th शेड्यूल बहाल किया है। और आपने बहुत सारे फैक्ट्स रखे, फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, मैं आपके थोड़े फैक्ट्स जोड़ दूं।
जो इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ विप है, और जिसके आधार पे स्पीकर का चुनाव हुआ है और इस असंवैधानिक मुख्यमंत्री को स्टैंप मिला है ट्रस्ट वोट के माध्यम से, वो एक इलीगल विप के आधार पे इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ है। दूसरी चीज, उन्होंने गवर्नर सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है कि गवर्नर डिसीजन वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बाकायदा वो जजमेंट का हिस्सा है। यस। तीसरी चीज, उन्होंने 10 शेड्यूल के बारे में कहा है कि लेजिस्लेटिव पार्टी ये निर्णय नहीं ले सकती है विप कौन होगा या पार्टी लीडर कौन होगा। वो जिम्मेदारी पार्टी पक्ष के अध्यक्ष की होती है, जो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की है। चौथी चीज उन्होंने ये कही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्णय तो लिया है, पर निर्णय वो इस आधार पे नहीं ले सकते हैं कि आपकी लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ क्या है। उनको निर्णय इस आधार पे लेना है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ क्या है, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ अगर आप हमारे एफिडेविट्स ही देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ हमारी तरफ है। पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है वो ये कहा है, ये निर्णय स्पीकर का अधिकार क्षेत्र में आता है और टाइम बाउंड मैनर में स्पीकर को ये निर्णय लेना पड़ेगा डिस्क्वालिफिकेशन का। तो मैं आपको बता दूं, स्पीकर के चुनाव से लेकर चीफ मिनिस्टर के ट्रस्ट वोट तक, और उसके बाद जो भी सदन में घटा है, बजट हो या जो भी हो, वो इलीगल विप के अनुसार हुआ है, इलीगैलिटी के माध्यम से हुआ है, और हम उसको आगे भी चैलेंज करेंगे और स्पीकर से कहेंगे कि इसका निर्णय लीजिए। तो आप पार्शियल फैक्ट चेक मत करिए, आप पूरा जजमेंट पढ़िए और जजमेंट के आधार पे जजमेंट करके 7 फैक्ट्स है, स्पीकर का फैक्ट भी हम ही ने रखा, और साथ ही साथ जो गवर्नर के लिए पॉइंट रखे वो भी रखे। इट इज द पार्ट ऑफ द ऑर्डर, और ऑर्डर को जैसा ऑर्डर है उसी को हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम कोई इफ एंड बट कर ही नहीं सकते। यू आर राइट इन सेइंग कि स्पीकर के ऊपर सवाल खड़ा करा है, उनकी विधिता पर सवाल खड़ा करा है, यू आर राइट इन सेइंग, लेकिन लेट मी गेट जी आप क्यों इतना तिल मिला रहे हैं? मैं तिल मिला, गौरव भाटिया जी है ना, वो बात करेंगे ना। गौरव भाटिया के पास ही पूछ रही हूं कि आपने कौन से जजमेंट के कौन से हिस्से में लिखा है कि ये सरकार अक्टूबर 2024 अगर सरकार को मेंटेन करके चल रहा है तो अगला चुनाव तो अक्टूबर 2024 में ही होगा ना। दैट्स द पॉइंट। उसके बीच में सरकार गिर जाए तो वो एक अलग मैटर है। उसके बीच में अगर सरकार गिर जाए, विधायक छोड़ के चले जाए, वो अलग मैटर है। जब एमवीए की भी सरकार बनी थी तो वो अक्टूबर 2024 तक के लिए ही थी मेरे अनुसार, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो मई 2024 तक के लिए है। ये तो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, इसके अंदर तो मेरी और आपकी नहीं चल सकती। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, मैं डिबेट छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास सारे तथ्य हैं, मैं डिबेट छोड़ देती हूँ। मेरा मत सुनिए पक्ष, मत सुनिए। आई एम विलिंग टू लीव। पर आपने ना चौहान साहब को इंटरप्ट किया और शायद गौरव भाटिया को भी नहीं करेंगे। सुनने की क्षमता रख लीजिए। मैंने आपको पूरा सुना है। गौरव, आपकी आवाज कट गई है। गौरव भाटिया का मैं रुख कर लेता हूं। गौरव भाटिया, प्रियंका जी को लग रहा है कि संविधान की के 10th शेड्यूल का हनन हुआ है और उसकी वजह से ये एम्बैरेसमेंट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का दल आया उसकी तरफ, यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। अमित जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको अपना पक्ष ही रख देता हूं। आज के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के इस फैसले ने क्या कहा, ये तो आप भी मानेंगे अमित जी कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कुछ देखेगी कि असंवैधानिक है तो वो तुरंत हस्तक्षेप करेगी और ऐसा फैसला सुनाएगी कि एक गैर संवैधानिक सरकार गिर जाए, हट जाए। तो सबसे पहले तो ऐसा हुआ नहीं, इसका मतलब जो सरकार है वो संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट एक बात कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ी पार्टी बन के जो आई वो भारतीय जनता पार्टी थी, और गवर्नर ने जब एकनाथ शिंदे को न्योता दिया सरकार बनाने के लिए, तो मैं वो लाइन ही पढ़ देता हूं जजमेंट में। द डिसीजन ऑफ द गवर्नर डेटेड 30 जून 2022 इनवाइटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गवर्नमेंट वाज जस्टिफाइड। वो एक सही निर्णय था, ये बात कह दी। तो ये तो एक हमारा पक्ष हो गया कि संवैधानिक सरकार, और एकनाथ शिंदे जी को जो बुलाया वो भी सही। लेकिन स्पीकर के ऊपर सवाल खड़ा करे हैं
गवर्नर के रोल के ऊपर सवाल खड़ा करे हैं। पृथ्वीराज चौहान भी डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी भी डिसएग्रीमेंट कर रही है। एंड गौरव भाटिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीकर का रोल था और जो गवर्नर का रोल था उस पर सवाल खड़ा करा है। देयर इज अ पॉइंट। मैं इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे नहीं आ रहा अभी, मैं आपकी बात, टू स्पेसिफिक पॉइंट्स। मैं उत्तर देता हूं जी हाँ, धन्यवाद। मैं आपको उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले कुछ टिप्पणियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये भी करी गई हैं कि हम स्टेटस को एंटे जो है वो नहीं रिस्टोर करेंगे, मतलब उद्धव ठाकरे वापस सरकार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये क्यों किया है आप जानिए। पहले जब कोई याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय जाता है अमीर जी, तो वो कहता है कि मुझे ये रिलीफ चाहिए। इनका रिलीफ क्या था कि इनका मानना था इनकी पार्टी को छोड़ के जो विधायक बाहर गए हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, स्टेटस को एंटे जो है वो किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों मतों में बल्कि ये कहा कि हम नहीं करेंगे और स्पीकर ये तय करेगा कि कौन डिस्क्वालीफाइड है कौन नहीं। पहली बात, इसका मतलब स्पीकर का जो ऑफिस है उसमें उन्होंने पूरा भरोसा जताया। दूसरी बात, कौन ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सा दल ओरिजिनल है, ये भी तय करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वहां तक आपकी बात सही। एक सेकंड, लेकिन गौरव भाटिया, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सहूलियत से पढ़ रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी का एक शार्प इंटरवेंशन है। देन मैं कोई सहूलियत से नहीं, जो मैं कोट कर दूंगा। अरे एक बात और कह दूं फिर आप चले जाइए। इधर प्रियंका जी नाराज हो रही है, इधर आप नाराज हो रहे हैं। लेकिन पृथ्वीराज जी मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका नहीं, अरे हम क्यों नाराज होंगे, जिनको प्रियंका, लेकिन इसके पॉलिटिकल पार्ट पर आते हैं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, सीएम और डिप्टी सीएम, आज मैदान में होते। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बोला उद्धव ठाकरे नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं क्योंकि बीजेपी के साथ समझौता तोड़ के वो गए थे। और एकनाथ शिंदे ने बोला हम तो वापस वहीं आए हैं जो संगठन था हमारा। तो चलिए मैं नैतिकता का पाठ पढ़ाने वालों को याद दिला दूं। नैतिकता वो होती है जो प्री पोल अलायंसेस का डिसीजन होता है उसके आधार पर जो पोस्ट इलेक्शन डिसीजन होते हैं उसका पालन करें। सबसे पहले तो पीठ पे खंजर घोंपने का काम यही हुआ कि आप जैसे आरजेडी के साथ आप सरकार बनाते हैं जहाँ पे नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर रहते हैं, शिरोमणि अकाली दल के दल रहते हैं। तो हम आपसे सवाल यही पूछ रहे हैं ना, हमने डिसीजन यही हुआ था पीपल अलायंस का। तो और दूसरी नैतिकता की बात बता देती हूँ, ये कौन सी नैतिकता थी कि रात को गवर्नर रूल हटाते हैं और सवेरे सवेरे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी स्वेरिंग इन हो जाती है। बड़ा नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये कौन सी नैतिकता हो जाती है कि आप दिन रात पीडीपी को गाली देते हैं, फिर पीडीपी के साथ अलायंस करते हैं, फिर सरकार गिराते भी हैं। ये कौन सा नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे जो कहते थे कि हम हरियाणा में अलायंस नहीं करेंगे पर हरियाणा में अलायंस करते हैं। तो नैतिकता को लेकर ये हमें ज्ञान दें। और ये जिन्होंने अनैतिक काम किया हो, रात के चुपके चुपके, वो खुद ही कहते हैं, उनकी वाइफ बोलती है कि रात में वो हुडी पहनकर जाते थे और ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात बताऊं, बिल्कुल गवर्नर ने सही कहा कि अब कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, तो आप आइए। पर ये कौन सा नैतिकता हुई और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हुई कि जो इलीगल विप है वो विप जारी करता है और 40 जो आमदार हैं वो वोट करते हैं राहुल नार्वेकर के लिए, और वो जो इलीगल लेजिस्लेटिव पार्टी के मुखिया बने पड़े हैं वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इलीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तो तब हुई ना जब प्रोटेस्ट नहीं हुआ और फिर गवर्नर ने निर्णय लिया कि सरकार बनाएंगे। पर जो सरकारों के डिसीजन हुए उसके बाद सब इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द विप इज इलीगल। ओके, द विप इज इलीगल। ओके, गौरव भाटिया, शार्प इंटरवेंशन, देन पृथ्वीराज चौहान जी। गौरव भाटिया, शार्प इंटरवेंशन, 40 सेकंड्स। पृथ्वीराज मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले तो नैतिकता की बात ये लोग कर रहे हैं जो आज देवेंद्र जी ने भी कहा, प्री पोल अलायंस हुआ और पीठ पे खंजर क्या है, इन्होंने तो जनता की छाती में खंजर मारा है। जिन्होंने प्री पोल अलायंस बीजेपी और जो पुराने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी उसके लिए वोट किया था। दूसरी बात, आप जानिए विप का इशू ही अभी जिंदा है। उसी को डिसाइड करना है कि विप चीफ बनाना किसका क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन है।
यही तो फैसला अब लेना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्पीकर को। ये आज सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, बिहार और पंजाब की बात करते हैं। अरे आप ये बताइए, बिहार में तो हम सबसे बड़ा दल है, उसके बाद भी हमने दिखाया कि हम अगर समझौता करेंगे, साथ में अलायंस होगा, तो हम मुख्यमंत्री बना देंगे छोटे दल को भी। और दुख की बात यह है, उद्धव ठाकरे सत्ता का सुख भोगने के लिए यू टर्न करते हैं और उस वसूली अघाड़ी का हिस्सा बनते हैं जिसके खिलाफ वो खुद प्रचार करते हुए आरोप लगा रहे थे और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मान के चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपका शिवसेना और यानी उद्धव ठाकरे शिवसेना का और बीजेपी का जो ये लव लॉस्ट है, इसको लेकर दोनों को अपनी अपनी तरफ से ग्रजेस है। एज अ जर्नलिस्ट आई कैन सी दैट। लेकिन मैं पृथ्वीराज चौहान आपके पास जाता हूं, फॉर्मर सीएम है महाराष्ट्र के। अब इसका पॉलिटिकल इक्वेशन क्या बनेगा? जो बात आपने बोली पृथ्वीराज जी, वही बात शरद राव पवार ने भी एक समय पर बोली थी। माय स्ट्रेट क्वेश्चन इज दिस कि इसका पॉलिटिकल पॉइंट क्या है? देखिए, जो प्रियंका जी ने बात कही थी उसको बड़ा गौर कीजिए कि इस सुप्रीम, और हम कानून की बात करें, नैतिकता की बात तो होती रहेगी, लेकिन कानून की बात अगर करें तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर साहब का ऑफिस और गवर्नर साहब का ऑफिस, क्या कहा है? स्पीकर का फैसला इज कॉन्ट्री टू द लॉ, मतलब कानून के खिलाफ स्पीकर साहब का फैसला है। फिर कहते हैं कि गवर्नर was not justified in calling for a trust vote for Mr. ठाकरे। तीसरा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है कि कौन सा शिवसेना किसके पास रहनी चाहिए, उसमें उन्होंने विधायिका की पार्टी और संवैधानिक पार्टी का तो बहुमत देखा है, लेकिन संगठन का बहुमत नहीं देखा है, जो कि उनको देखना चाहिए था। तो हर एक संवैधानिक जो व्यवस्था है उससे सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया है, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, कहा है। और जहां तक की बात है कि शिंदे साहब को शपथ दिलाई गई, देखिए पहले आप तो फांसी दे देते हैं और एक बार आप फांसी होने के बाद जब खाली जगह हो जाती है तो किसी न किसी को तो उस जगह बैठना है। तो जब आपने पहले गलत फैसला लेके मुख्यमंत्री पद रिक्त करा दिया और उसके बाद किसी न किसी को शपथ दिलानी थी। पर चौहान साहब, आप खुद मुख्यमंत्री रहे, आप खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मंत्री रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तो सबसे बड़ा टेस्ट है फ्लोर ऑफ द हाउस पे उद्धव ठाकरे। जो आपने भी बात बोली, अगर उद्धव जी इस्तीफा नहीं देते तो फ्लोर ऑफ हाउस पे टेस्ट हो जाता कि किसके पास बहुमत है, वहां खेल असली पता लग जाता। फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाते तो बेहतर होता। वो हम भी कह रहे हैं कि वो उन्हें शायद इस्तीफा सोशल मीडिया पे नहीं देना चाहिए था, उन्हें हाउस को फेस करना चाहिए था, लेकिन वो बात हो चुकी है। अब उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं प्रियंका कुछ कहना चाह रही है इस विषय के ऊपर। प्रियंका, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए मैं एक मिनट में बात कहना चाहूंगा कि जो ये विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। स्पीकर साहब के पास फैसला गया है, स्पीकर साहब जो भी निर्णय सुनाएंगे वो अगर गलत होगा तो उसके खिलाफ कोर्ट में हम जा सकते हैं। और आपने मई 2024 तक शिंदे गवर्नमेंट के चलने की बात की है, किस आधार पे किया मैं नहीं समझता। देखिए अभी तो बहुत कानूनी लड़ाइयां बाकी है, हम सारी जजमेंट को पढ़ने के बाद हमारे पास जो भी रास्ता है वो हम अपनाएंगे। और डिस्क्वालिफिकेशन का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ स्पीकर साहब के पास है, उन्हें कानून के तहत ही फैसला देना पड़ेगा। ओके, एनसीपी सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को हर संभव मदद दी जाएगी और हर हाल में उनके पीछे खड़ी है एनसीपी सोर्सेस ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ था और साथ खड़े हैं उद्धव ठाकरे के। मैं सीधा रुख करता हूं आपका प्रियंका चतुर्वेदी, और मेरा सीधा सवाल है, क्या जो बात हो रही है कि जल्दबाजी में इस्तीफा नहीं देते तो कहानी कुछ और होती, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी करा? क्या आपको लगता है इट वाज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी? आई एम सॉरी, हर चीज राजनीति के हिसाब से नहीं होती है। सरकार बचाने के लिए वो पूरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक इलीगल विप हुआ, एक इलीगल स्प्लिट हुआ, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्प्लिट हुआ, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉल फॉर प्रोटेस्ट हुआ। उसके आधार पर अगर वो उसका हिस्सेदारी होती तो वो एक इमोरल काम होता। उन्होंने इस सरकार में, फिर से रिपीट करूंगी,
सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, बहुत सारी सरकारें गिरी, मध्य प्रदेश में गिरी, अरुणाचल प्रदेश में गिरी, राजस्थान में गिरते गिरते बची है, बहुत सारे राज्यों में गिरी, गोवा में गिरी। बट दैट डज नॉट मीन कि आप जो बेसिक 10th शेड्यूल है इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी के माध्यम से पहले आप एक चीफ मिनिस्टर को मजबूर करें, उनकी पार्टी को स्प्लिट कर जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसको लीगल करने की कोशिश करें। इन सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से वो कहें कि आप प्लीज प्रोटेस्ट भी कर लो। जी उस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। जयराम रमेश ने ट्वीट करा और कहा कि तुरंत शिंदे और फडणवीस की सरकार को अब कोई अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का। इस समय की बड़ा ट्वीट है ये, बड़ी रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं जयराम रमेश का। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पे ये बड़ा हमला है। महाराष्ट्र सरकार ट्रिपल स्तर पर अब अवैध हो गई है, यानी ये इल्लीगल सरकार है। गवर्नर का एक्शन गलत था स्पीकर का एक्शन, और गलत था विप का एक्शन। यानी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट ने हल्ला बोल दिया इस विषय के ऊपर। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ चरण सिंह सापरा जुड़े हैं। चरण सिंह सापरा, कुछ देर पहले फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र के हमारे साथ थे, उन्होंने बोला उद्धव ठाकरे ने जरूर जल्दबाजी करी, लेकिन गलत तो गलत है। लेकिन गलत तो यह भी है कि एक ऑप्शन थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाने की, उस पे नहीं गई एमवीए सरकार। देखिए अमीश जी, मैं आपको बता दूं कि ये सरकार तो बच गई, लेकिन सरकार की साख गिर गई है। और जिस तरह से आज का निर्णय आया है तो उसमें क्लियर कट नजर आता है कि जो फ्लोर टेस्ट बोला गया था वो अनैतिक था, जो चीफ विप नियुक्त हुआ था वो अनैतिक था, जो चीफ विप का निर्णय जिसको स्पीकर ने मान्यता दी वो भी अनैतिक था। तो फिर इस सरकार की नैतिकता कहां बच जाती है? नैतिकता का चीरहरण तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही कराया है। और दुख की बात यह है कि उसका चीरहरण करने में शामिल थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, जो राज्यपाल थे। जब राज्यपाल राजभवन को राजा भवन समझेंगे, जब राज्यपाल जो हैं वो संविधान की रक्षा करने के बदले अपने पार्टी की नीतियों की रक्षा करना चाहेंगे, जब वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की टूल किट का हिस्सा बन जाएंगे, तो फिर इसी तरह का निर्णय होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राज्यपाल जिसके ऊपर आज तीखी टिप्पणी भी हुई है, उन पर क्या एक्शन होगा? उन पर भी एक्शन होना चाहिए कि कोई व्यक्ति एक सरकार को गिरा करके और कॉन्स्टिट्यूशनली उसको तोड़ मरोड़ करके, संविधान की धज्जियां उड़ा करके अगर सरकार को गिराने में मदद करते हैं और फिर निकल जाते हैं पतली गली से, तो उनके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए। आज का निर्णय जो है वो इसी तरह का निर्णय है कि एक बिल्डिंग को आपने अवैध घोषित कर दिया, लेकिन उस बिल्डिंग को, अवैध बिल्डिंग को गिराने का, डेमोलिश करने की जवाबदारी भी अवैध उसी डेवलपर पर है जिस डेवलपर ने उसका निर्माण किया। आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि अवैध घोषित कर दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने कहीं अवैध घोषित नहीं करा। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहीं लिखा है ये इलेजिटिमेट सरकार है, तो फिर तो तुरंत इस्तीफा हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। अगर कहा आप कह रहे हैं कि अवैध घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहीं अवैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी जरूर, सुप्रीम कोर्ट के ने जी मैं आता हूं देखिए, मैंने ये कहा कि फ्लोर टेस्ट का निर्णय अनैतिक था। सुनिए, फ्लोर टेस्ट का निर्णय अनैतिक था, चीफ विप अनैतिक था। उस चीफ विप की बात जो स्पीकर ने मानी वो अनैतिक थी वो बात। तो ये जब सारी चीजें अनैतिक थी, और उदाहरण मैंने एक अवैध बिल्डिंग का दिया कि इस बिल्डिंग को अवैध घोषित किया गया, गिराने का भी जवाबदारी जो है उसी को दी गई है जिसने उस बिल्डिंग का निर्माण किया है। जी कांग्रेस की बात का उत्तर तो देना चाहूंगा। जी आप दे दीजिएगा। पहले सुब्राष्ट्रा काफी देर से बनी हुई है, बोली नहीं है अभी तक, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूं। भगत सिंह कोश्यारी का दूसरी तरफ बयान आ गया है कि मेरे फैसले को एससी ने सही बताया है, मैंने सरकार बनवाई, उस फैसले के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करा गया है क्योंकि इस्तीफा दे चुके थे। अगर सब कुछ अवैध था तो सुब्राष्ट्रा आज इस्तीफा हो जाना चाहिए था देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं नैतिकता का पाठ उद्धव ठाकरे बता रहे हैं। जी आमिश जी, मुझे लगता है राजनीति शायद इसी को कहते हैं। कूटनीतिक रूप से सरकार महाराष्ट्र की बनी, चाहे वो आज की सरकार हो या इसकी पिछली सरकार हो। मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सेप्ट करने में दोनों में से किसी भी पार्टी को हिचकिचाहट होनी चाहिए।
जो भी दोनों पार्टीज भी नहीं है एक्चुअली, दो गुटों का समूह है, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज को एक्सेप्ट करने में। और आज जो भी दावपेच खेले जा रहे हैं वो भी राजनीति का हिस्सा है। तो मेरा ये कहना है आमिर जी, इस पूरे प्रकरण में ये कहना है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कीजिए ना। जब ये सरकार बनी तो इन्होंने किस वादे के साथ जनता के बीच में, और पुरानी सरकार थी वो किन वादों के साथ जनता के बीच में थी? क्या हम कुछ देर के लिए उन मुद्दों पे बात कर सकते हैं? क्योंकि सरकार ये रहे या वो रहे, जब जनता लिखेगी टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से वो काम होना है। अब ये आपस में ये समझ लें कि जिनके चीफ मिनिस्टर आज काबिज हैं सत्ता में या कल काबिज थे सत्ता में, उन्होंने कितना काम किया। पुराने वाले इतने ही काबिल होते तो निकलते क्यों? उनको धता बता करके सर बृजमोहन श्रीवास्तव और आज अगर सिचुएशन बिल्कुल जी बृजमोहन श्रीवास्तव, क्या उद्धव ठाकरे ने जल्दबाजी करी इस्तीफा देने में? जो बात शरद राव पवार ने बोली, जो बात पृथ्वीराज चौहान ने बोली। देखिए अमित जी, ये तो बात हकीकत है कि एकदम से उन्होंने, चूंकि वो एक नैतिक मूल्यों को उन्होंने अपने सामने रखा और तत्काल उन्होंने एक फैसला ले लिया। ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन हकीकत ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए हैं वो देश की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें यह भी सिद्ध हो गया कि जो लगातार हम लोग ये कह रहे हैं कि देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने सारे तीनों आदेश में उस बात को स्पष्ट कर दिया। एक उन्होंने आदेश स्पष्ट किया है दिल्ली की 2015 में जो केंद्र सरकार ने वहां पे जो आदेश दिया था वो पूरी तौर से गैर कानूनी है और वो जन प्रतिनिधित्व कानून के विपरीत है और जनता की भावनाओं के खिलाफ है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में जो तत्कालीन गवर्नर थे आदरणीय कोश्यारी जी, उन्होंने लापरवाही की, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। उनको इस बात का अधिकार नहीं था कि वो फ्लोर ऑफ टेस्ट में चले जाते और ये ऐसा करके उन्होंने देश के कानून का मजाक बनाया है। तो हम लोग जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देश में इस समय सारी संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मनमाने तरीके से इस देश को चला रही है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश गौरव भाटिया वांट्स टू रिप्लाई। दूसरी बात में ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का वजूद है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ शिवसेना के साथ खड़ी है। ओके महेश शिंदे भी मेरे साथ है, एमएलए शिवसेना के शिंदे गुट के। गौरव भाटिया रिप्लाई, वो कह रहे हैं बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया है, एनसीपी ये कह रही है। अमित जी देखिए, जो लोग आज आपका कोर्ट के आदेश से बोल रहा हूं मैं, ये कोर्ट के आदेश से सिद्ध किया है। शांत कराइए। अमित जी, जो इस तरह के बयान दर्शक सुनते हैं ना तो ये सोचते हैं ये लोग ये मूर्खता लाते कहां से है, और दूसरे ये महा वसूली अघाड़ी का बाजार कहां लगता है जिसमें गंदी सरकार चलाई। अमित जी कौन भी लोग पूरे सरकार की इमेज बर्बाद करके रखी है लोगों ने। डेली न्यूज नहीं, एक सेकंड महेश शिंदे मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया आप अपनी बात करो। महेश शिंदे मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया पीसीआर आप बीजेपी के गठबंधन वाले शिंदे गठ के प्रवक्ता बोल रहे हैं। ओके गौरव भाटिया धन्यवाद। तो अमित जी देखिए क्या मूर्खता पूर्ण बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया कह रहे ये अच्छा फैसला है। तो सर्वोच्च न्यायालय पहले तो संवैधानिक संस्था है, संविधान पढ़िए सबसे पहले। दूसरी बात, आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा सवाल उठाया है, जो सवाल हर कोई पूछ रहा है, उद्धव ठाकरे इस्तीफा देके भागे क्यों? आपको मालूम है उद्धव ठाकरे जान गए थे कि उनकी सरकार अल्पमत में है, उनके पास बहुमत नहीं है। वो अंदर से घबराए थे, डरे थे, और उसकी भी ये वजह बताता हूं। आप याद करिए अभी जी, प्री पोल अलायंस हुआ था। प्री पोल अलायंस में बीजेपी और उद्धव ठाकरे वाली जो पुरानी शिवसेना, अब वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और वही सही शिवसेना है, साथ में चुनाव लड़ते हैं। सीटें आती है 161, 105 भाजपा की और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली की 55। अब 55 सीटें और 105 सीटें, 161 पूर्ण बहुमत। क्यों यू टर्न मार के महावसूली अघाड़ी में घुस गए जिसमें एनसीपी और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रहे थे? तीसरी बात देखिए, अपने घर की नींव कमजोर हो,
अपने घर की नींव कमजोर हो तो मोहल्ले को दोष नहीं देना चाहिए। ये बात स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे, जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे की सोच थी, उसके विपरीत कार्य कर रहे थे, और जब विपरीत कार्य कर रहे थे तो उनके जो अपने चुने हुए एमएलए और किशोर तिवारी नहीं चाहते थे ये कि वो एक बीजेपी बार बार कह रही है, अभी कुछ देर पहले अमित मालवीय ने भी ट्वीट करा है, बीजेपी बार बार इस बात को कह रही है कि उद्धव ठाकरे ने जनादेश को ठुकराया था। आपने एक तरह से जो बहुमत बीजेपी और सेना को मिला था उस बहुमत को चुरा लिया था और तीन इकट्ठे हो गए थे और बीजेपी को अकेले छोड़ दिया था। तो तब नैतिकता कहां थी? आपने मुझसे पूछा? किशोर तिवारी से, शिवसेना के जो है। अरे भाई, अभी तो बीजेपी और शिवसेना हमारा अलायंस था, ये तो बात ठीक थी आपकी, और हमने उनको डॉच किया कर उन्होंने क्या हमारी पार्टी तोड़ देना, हाँ हमारा पक्ष तोड़ देना। और मुझे एक बात देखो, अमित कोई बोल नहीं रहा है अमित की, एक तरफ सीजेआई की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहती है कि गवर्नर जो है उन्होंने इलीगल काम किया है, स्पीकर ने इलीगल काम किया है, लेकिन फिर भी वो सरकार को बहाल कर देती है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है। जब अब मुझे तुम पूछोगे कि भाई ये क्या है, उद्धव जी ने क्यों राजीनामा दिया, उद्धव जी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि जिस नैतिकता नीतिमत्ता की बात बीजेपी करती थी, उस नीतिमत्ता के आदर्श रखकर उन्होंने राजीनामा दिया है। अब उनका राजीनामा लेकिन चरण सिंह सापरा, द काउंटर पॉइंट इज दिस कि लगातार ये मैंडेट कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ आया था, बीजेपी और शिवसेना के साथ आया था, यूटर्न लिया उद्धव ठाकरे ने और शरद राव पवार इसमें फैसिलिटेटर बने। कांग्रेस इस अघाड़ी के साथ पहले नहीं होना चाहती थी, फिर साथ हुई। क्या आपको लगता नहीं है कि नैतिकता का पार्ट तो कौन पढ़ाएगा इस मामले के अंदर? क्योंकि ये सरकार तो मोदी के नाम पर जीत के, सीटें तो मोदी के नाम पर आई थी। मैंने भी उस इलेक्शन को कवर किया है, पोस्टर तो मोदी के बड़े बड़े लगे होते थे, मोदी का बड़ा पोस्टर होता था 2019 के अंदर, हर रैली में उन्हीं का चेहरा था। अगर देखिए नैतिकता की बात अगर आप करते हैं तो मैं बता दूं, अगर गठबंधन है तो दोनों ने एक दूसरे के पोस्टर लगाए होंगे। शिवसेना वालों ने मोदी जी के लगाए होंगे, बीजेपी वालों ने उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे तो आपने तो नहीं लगाए थे। ये आपने गठबंधन का धर्म था। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। शांत लगाए थे मोदी जी के पोस्टर या एनसीपी ने लगाए थे? शांत रहो। अरे भाई, सवाल उन्होंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर दे रहा हूं ना। अच्छा, पीछे आपके मोदी जी का पोस्टर लगा है? मैं आपके बीच में नहीं बोला था। पलट के देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। क्या आपने बाल ठाकरे जी के पोस्टर नहीं लगाए थे? चुनाव जीते बाला साहब ठाकरे के पोस्टर नहीं लगाए थे? बाला साहब ठाकरे के पोस्टर नहीं लगाए थे? अरे तो भैया आप ये बताओ, आप चुनाव में किधर थे? शांत रहिए। अरे भाई, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा था। क्या अमीश देवगन जी ने सवाल पूछा? अच्छा ठीक है, गौरव चरण सिंह साहब को 40 सेकंड दीजिए ना अपनी बात रखने के लिए। अच्छा 40 सेकंड, देन मेरे साथ महेश शिंदे भी है, एमएलए शिवसेना के। ओके चरण सिंह साहब। नहीं, मैं अमीश जी आपने सवाल पूछा, मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ। बीच में से कूद गए। अरे कूदो मत। ओ मलाई खाते हैं, कभी सागर में कूद जाते हैं। अरे मलाई पीडीपी के साथ में क्या मलाई नहीं खाई थी तुमने? अच्छा ठीक है, पीडीपी विषय नहीं है, एक सेकंड, मलाई विषय नहीं है, एक सेकंड, ऑडियो डाउन, दोनों का ऑडियो डाउन। चरण सिंह सापरा 30 सेकंड आपके हैं, फिर मैं गौरव भाटिया आपकी बताऊंगा। चरण सिंह सापरा, धोखा तो हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, धोखा तो हुआ था। अब वो किस तरफ से हुआ वो एक डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन धोखा तो हुआ था। ये जो मैंडेट आया था वो मैंडेट एनसीपी और कांग्रेस का मैंडेट नहीं था, उनके खिलाफ मैंडेट आया था और सरकार में वो आ जाते हैं। तो बड़ा पॉइंट तो ये है कि अगर नैतिकता की बात होगी तो पहले तो नैतिकता जब उद्धव ठाकरे ने सरकार बना ली तो उसमें ही खड़ी हो जाती है। मैं उत्तर देता हूं। जी सर। नहीं, मुझे बताइए कि इससे पहले जो मणिपुर में मैंडेट आया था, क्या वो बीजेपी के लिए आया था? क्या इससे पहले जो गोवा के चुनाव हुए थे वो मैंडेट क्या बीजेपी के लिए आया था? इन्होंने हमारी सरकारें चुराई थी। क्या अरुणाचल प्रदेश में मैंडेट बीजेपी के लिए आया था? इन्होंने सरकार चुराई थी। कर्नाटका के अंदर एक संवैधानिक तरीके से बनी हुई जेडीएस और कांग्रेस की सरकार को इन्होंने अनैतिक तरीके से तोड़ा।
पैसे देकर अनैतिक क्या था उसके अंदर? 50 खोखे अनैतिक क्या था? और 50 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कर्नाटक में बीजेपी थी। मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपका साथ छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके विधायक लेके उड़न छू हो गए तो कोई क्या करेगा? मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपकी बात पूरी होने दे रहा हूं, लेकिन अगर आप अपने दल के नेताओं को संभाल के नहीं रखिएगा तो क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे की पकड़ नहीं थी अपने दल के ऊपर, उनके नेता दूसरी तरफ चले गए, उनके तो नेता के कहे पार्टी चली गई दूसरी तरफ। कमाल की आप बात करते हैं। ये जिम्मेदारी तो उस दल की होती है ना। और कमाल, आप बीजेपी को तोड़ लेंगे तो ये जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी कि आपने बीजेपी को क्यों तोड़ा? तोड़ लिया। नहीं, अमीश देवगन, सुनिए, आप क्या बीजेपी के प्रवक्ता? मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। एक बात बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी एक वोट से, कांग्रेस ने मैनेज कर लिया था। सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना, राजनीति है ये। सवाल मेरे पे ही झाड़ोगे, उत्तर तो सुन लो। हाँ, बोलो। अरे भाई उत्तर तो सुन लो। ये जो 50 खोखे सब कुछ ओके, ये कांग्रेस ने स्लोगन नहीं दिया जी। ये एकनाथ शिंदे के एमएलए लोगों ने स्लोगन दिया है। और ये 50 खोखे सब कुछ ओके वाली सरकार को ओके किसने किया? भगत सिंह कोश्यारी ने किया। ये कोश्यारी की होशियारी है। महेश शिंदे एमएलए ये आप लोग महेश शिंदे लगातार वेट कर रहे हैं। सुब्रास्टा में आऊंगा आपकी बात। महेश शिंदे इंपॉर्टेंट है। महेश शिंदे जॉइंस मी। महेश शिंदे जो चले गए थे उसके पीछे कुछ तो बड़ा बात था। ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे थे। कोरोना के टाइम पे ये लोगों ने बड़ा करप्शन किया था। परमवीर सिंह के जो भी कांड हुआ, वाजे का जो कांड हुआ, इसके वजह से पूरे महाराष्ट्र में हमारा नाम बर्बाद हुआ था। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। दैट वाज द रीजन। किसी भी एमएलए को चीफ मिनिस्टर नहीं मिलते थे। पूरा बहुत बुरा माहौल था। इसके लिए एमएलए चले गए। अरे 50 एमएलए चले जाते, एक दो नहीं गए थे एकनाथ शिंदे जी के साथ, 50 एमएलए चले जाते हैं। अरे इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है? और आप बोल रहे हैं 50 खोखा था, कुछ नहीं है उसमें। ये सब गलत है। ये सब लोग गए थे पहले दिन से, सब लोग बोल रहे थे कि जो प्री इलेक्शन मैंडेट जो मिला है, वो प्री इलेक्शन मैंडेट जो है वो बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। हर एक का कहना था, हर एक एमएलए का कहना था, लेकिन कोई मानने के लिए रेडी नहीं था। और आप नैतिकता की बात कर रहे हैं? अरे जब आदिवासी के जो लोगों का जो खाउटी में घोटाला हुआ, सब एमएलए चले गए थे तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे जी के पास। क्या हुआ था? बहुत बड़ा घोटाला था। सब एमएलए ने बोल दिया। अरे वो टाइम पे कहां गई थी नैतिकता कांग्रेस की? अरे कांग्रेस का मिनिस्टर था, निकाल के फेंकना चाहिए था। इस्तीफा लिया नवाब मलिक का। अरे दाऊद के साथ रिलेशन निकल गए, फिर भी नहीं लिया इस्तीफा। जेल में जाके मिनिस्टर बैठता रहा। नैतिकता की बात पाठ पढ़ा रहे। अब कौन नैतिकता की बात कर? किशोर तिवारी बताइए, कहां थी नैतिकता? आपने बोला बहुत नैतिकता थी, बहुत बड़ी नैतिकता थी। ये एमएलए है महेश शिंदे शिवसेना के, ही इज सेइंग दैट उद्धव ठाकरे किसी से मिलते नहीं थे। नहीं, देखिए कोरोना काल में नहीं मिले होंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे के बारे में आप जो कुछ कह रहे हैं तो हम जनता में अभी जा रहे हैं। महेश शिंदे ने अपना स्टैंड लिया, वो चले गए। लेकिन खोखे जब बोला हमारे चरणजीत ने, तो सापरा साहब ने, तो ये इतने खौल क्यों गए? ये तो महाराष्ट्र में कहीं पे भी जाते हैं एमएलए लोग तो उनको ये कहते हैं, महेश शिंदे आप अगर राजीनामा दे देते और फिर से चुनाव लड़ते तो बात अलग थी। आप हमें नैतिकता सिखा रहे हैं। आपने कौन सी नैतिकता पाई? महेश शिंदे देखो प्री इलेक्शन मैंडेट किसके साथ था? मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। बात कर रहे हैं, मैं मेरी पूरी बात कर लो। किसके पास था? अगर आप लोग आम जनता के लिए चुन के आती है सरकार। अरे तुम 2.5 साल सरकार में रहे, चीफ मिनिस्टर, तुमको अरे 2.5 साल का राजीनामा नहीं पहले किया। दिन से 2.5 साल तक 6 महीने से मैं अनशन पे बैठा था। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का है। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। ब्रेक के बाद ब्रेकिंग स्टोरी, और साथ ही साथ क्या शिंदे सरकार अब अक्टूबर 2024 तक चल सकती है बेझिझक? ब्रेक के बाद इसकी भी बात। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा,
हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। Nuvama, let's do it right. We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए Nuvama, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। Nuvama, let's do it right. गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। हाँ, हूँ मैं स्लो, क्योंकि मैं कछुआ हूँ। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए Nuvama, हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। Nuvama, let's do it right. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का गुरुवार एडिशन। तू मैं की बात और है, लेकिन पॉलिटिकल 2019 का चुनाव मैंने भी कवर किया, आपने भी कवर किया होगा। मैंडेट किसको मिला था और किसके विरुद्ध मिला था? जी आमिश जी, आपने जो सवाल पूछा है और सापरा जी ने जो कहा, मैं उन दोनों बातों पर रिस्पांस देना चाहती हूँ। देखिए, हमारे देश के संविधान में ने जो व्यवस्था बनाई है सरकार बनाने की और सरकार चलाने की, अगर उसमें कांग्रेस पार्टी को लगता है कि खोट है तो वो संविधान में परिवर्तन की बात आधिकारिक रूप से करे। उनके काफी सारे सांसद अभी भी संसद में हैं, अभी पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है उनका। वो अपने सांसदों को कहे कि एक बिल पारित करवाएं कि हम देश के संविधान में चेंजेस चाहते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि कई बार गोवा, मणिपुर, अरुणाचल का हवाला दिया जाता है, जहां पे ट्रेडिशनल रूप से 50-50 साल कांग्रेस की सरकारें रही। वहां पर यदि एक ऐसा मैंडेट आता है जहां पर अरे वो छोटे सापरा जी, मैं आपकी बात का जवाब देने थोड़ा पेशेंस आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको लोग नहीं समझ पाते। सब ना बोले बीच में, मैं देख नहीं पा रही हूँ कि कौन बोल रहे हैं। अच्छा, सब ना बोले बीच में, लेकिन अब मुझे रुक करना पड़ेगा पड़ोसी देश पाकिस्तान का। और व्यूअर्स, मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए रिमोट को उधर रख लीजिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत आवश्यक है। अब बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। लेकिन अगर पड़ोसी पाकिस्तान हो तो हमें अपने घर की चिंता होना लाजमी है। और अगर पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा हो तो यह भारत के लिए अलर्ट रहने वाली सिचुएशन भी है। सड़क पर भूखी आवाम, निशाने पर सरकार से ज्यादा शक्तिशाली सेना, आगजनी, लूट, तोड़फोड़, मारपीट, ये पाकिस्तान के आज एक कॉमन तस्वीर हो गई है, आम तस्वीर हो गई है। पाकिस्तान में अंधेर गर्दी किस कदर हावी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए व्यूअर्स कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2 दिन पहले पाक रेंजर्स ने लाहौर हाईकोर्ट से लेकिन यह गिरफ्तारी साधारण नहीं थी। तस्वीरों में देखिए कैसे हाई कोर्ट को रेंजर्स ने घेरा। सैकड़ों रेंजर्स गर्दन पकड़कर इमरान खान को घसीटते हुए गाड़ी तक ले गए। इस दौरान खान के वकीलों को पीटा गया, मारा गया। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में सड़क पर कोहराम शुरू हो गया। भीड़ ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय और लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हमला बोल दिया। इमरान के समर्थकों ने कोर कमांडर के घर में घुसकर कोहराम मचा दिया। कोरमा, कच्ची सब्जियां, टमाटो केचप, दही, फल, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड, पक्षी, जो सामने दिखा उसे लूट डाला गया। हालांकि आज वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की रिहाई का आदेश
दे दिया है, लेकिन आवाम भूखी है। सियासतदान देश को लूटने में बेहद बिजी हो चुके हैं और सेना 1971 की बेइज्जती के बाद भी सुप्रीम पावर बने रहने चाहती है। इतिहास गवाह है कि सेना की इसी तानाशाही ने एशिया के नक्शे में एक नए मुल्क यानी बांग्लादेश को ऐड कर दिया था, उसे जन्म कर दिया था। इस बार तो पूरे पाकिस्तान में आग लग गई है और निशाने पर शांति की दुश्मन पाकिस्तानी सेना है। यही इस पाकिस्तान में हुआ था। क्या हुआ था कि सबसे बड़ी जमात के खिलाफ हमने फौज खड़ी कर दी, तो क्या सबक नहीं मिला कि मुल्क टूट गया था। और व्यूअर्स, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पहले श्रीलंका गृह युद्ध की आग में झुलसा, अब पाकिस्तान उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इतना नहीं, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है। तीनों देशों की बदहाली को दो कॉमन फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है चाइना, जिसने श्रीलंका को कर्ज के भंवर में फंसाया तो पाकिस्तान में भी भारी निवेश कर डाला। यही नीति चीन बांग्लादेश में भी अपना रहा है। अभी बांग्लादेश की जीडीपी थोड़ी ठीक है, इसलिए चीन की फंडिंग क्या रंग ला सकती है, बांग्लादेश को अभी इसका बिल्कुल एहसास नहीं है। दूसरा बड़ा फैक्टर है फ्री कल्चर। श्रीलंका में सियासत चमकाने के लिए रूलिंग पार्टी की सरकार ने टैक्स में बेहिसाब कटौती करी, देश का खर्च चलाने के लिए विदेशों से उधार ले डाला। दूसरी ओर पाकिस्तान में हुक्मरानों और सेना के बड़े अधिकारियों ने जनता की जेबों पर बेतहाशा लूट की, यानी घोटाले किए, लोगों को एक एक रोटी के लिए मोहताज कर दिया, जबकि खुद के बैंक अकाउंट लंदन, स्विट्जरलैंड और ना जाने किस किस देश में खोल रखे हैं। वैसे इस फ्री वाले कल्चर से आज हमें भी सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में भी चुनाव आते ही फ्री वाली सियासत शुरू हो जाती है, यानी फ्री वाली सियासी सेल लग जाती है, बिना ये सोचे समझे कि फ्री वाली रेवड़ियां की खरीदारी कहां से होगी। जनता से खूब वादे किए जाते हैं, इससे शायद इन पार्टियों को सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन देश को कितना भारी नुकसान होगा इसका अंदाजा पड़ोसी देशों की तरफ देखकर लगाया जा सकता है। आज मैंने शुरुआत अटल जी के कोट के साथ की थी, अंत भी उन्हीं की कही एक बात से करूंगा। अटल जी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। रेवड़ी कल्चर के पक्षधरों को आज अटल जी की ये बात ध्यान देकर समझनी चाहिए। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।